हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम संघ कॉर्डेटा यानी कि फाइलम कॉर्डेटा का आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। संघ कॉर्डेटा कि जो जंतु हैं उनको सबसे पहले हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रैनिएटा, और दूसरा यूकॉर्डेटा और क्रैनिएटा, जिन्हें वर्टिब्रेटा भी कह देते हैं फाइल्स। आगे प्रोटोकॉर्डेटा, प्रो माने क्या होता है? फर्स्ट यानी कि प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट और प्रिमिटिव, मतलब आदिम। और कॉर्डेटा जिसमें जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये प्रिमिटिव यानी कि आदिम यानी कि कम विकसित कॉर्डेटा हैं, जिनमें जो सदस्य होते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात स्मॉल होते हैं, और वो सभी मैरीन होते हैं यानी कि समुद्री होते हैं, अर्थात लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो इनके सभी सदस्य छोटे होते हैं और समुद्री होते हैं यानी कि मैरीन होते हैं, अर्थात लवणीय जल में पाए जाते हैं। स्कल यानी कि जो खोपड़ी होती है इनमें अनुपस्थित होती है, क्योंकि इनमें ब्रेन यानी कि मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। हायर कॉर्डेट्स में ब्रेन प्रेजेंट होता है और ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर बोन अथवा कार्टिलेज का एक स्कल उपस्थित होता है जो उसकी सुरक्षा करता है। लेकिन इनमें ब्रेन अनुपस्थित होता है, इसीलिए इनमें स्कल भी नहीं होता है। कशेरुकदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम इनमें एब्सेंट होती है। बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन भी नहीं होता। युग्मित उपांग यही होते, जबड़े अनुपस्थित होते हैं, और ग्रसनीय क्लोम दरारें भ्रूणीय अवस्था में तथा वयस्क अवस्था दोनों में उपस्थित होती है। नॉर्मली हायर फॉर्म्स में ग्रसनीय क्लोम दरारें जो होती हैं केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं, एडल्ट अवस्था में यानी कि वयस्क अवस्था में अनुपस्थित होती है। लेकिन इनमें ग्रसनीय क्लोम दरारें यानी कि फेरिंजियल गिल स्लेट्स दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, भ्रूणीय अवस्था में भी पाई जाती है और वयस्क अवस्था में भी पाई जाती है। इनमें नोटोकॉर्ड कशेरुकदंड द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होती, अर्थात नोटोकॉर्ड की जगह कशेरुकदंड का विकास नहीं होता है। इसका मतलब इनमें नोटोकॉर्ड बरकरार रहेगी। श्वसन गिल्स यानी कि गलफड़ों द्वारा होता है। बेसिकली ये जंतु एक लिंगी अथवा द्विलिंगी हो सकते हैं, अर्थात इनमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही जंतु में हो सकते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। इनमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में हो सकते हैं, तो एक लिंगी कहलाते हैं, और जब एक ही जंतु में होंगे तो वो द्विलिंगी कहलाता है। इनमें जनन अलैंगिक विधि से भी हो सकता है और लैंगिक विधि से भी हो सकता है, और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। तो इनके सदस्य छोटे और समुद्री होते हैं। स्कल खोपड़ी अनुपस्थित होती है क्योंकि ब्रेन नहीं होता है। कशेरुकदंड अनुपस्थित होती है क्योंकि नोटोकॉर्ड बरकरार रहती है। बाह्य कंकाल अनुपस्थित होते हैं। युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं। जबड़े अनुपस्थित होते हैं। ग्रसनीय क्लोम दरारें भ्रूणीय अवस्था और वयस्क अवस्था दोनों में होती है। नोटोकॉर्ड कशेरुकदंड द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता, अर्थात नोटोकॉर्ड के स्थान पर कशेरुकदंड का विकास नहीं होता है। श्वसन गिल्स द्वारा होता है। ये एक लिंगी अथवा द्विलिंगी हो सकते हैं। जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से होता है, और परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। इसे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं और सेफेलोकॉर्डेटा। इसमें दो तीन खास बातें क्या हैं कि जो यूरोकॉर्डेटा है उस पर ट्यूनिसिन नामक एक सब्सटेंस की कवरिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको ट्यूनिकेटा बोलते हैं। और इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है केवल लार्वावस्था में पूंछ में ही उपस्थित होती है, अर्थात पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। और बाद में नोटोकॉर्ड
समाप्त हो जाती है, अर्थात कॉर्डेट कैरेक्टर्स इसमें लार्वा में अधिक विकसित होते हैं, जबकि एडल्ट में लार्वा जो कॉर्डेट कैरेक्टर है वो कम विकसित होते हैं, क्योंकि इसमें जो लार्वा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जबकि जो एडल्ट होता है वो सिंपल होता है। इसीलिए ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव कायांतरण प्रदर्शित करते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण का मतलब क्या है कि लार्वा जटिल, उससे जो विकसित होने वाला जो वयस्क है वो सिंपल, सरल। तो ये रिवर्स टाइप की होती है। ज़्यादातर जितनी कायांतरण होते हैं, कायांतरण का मतलब क्या होता है कि जब परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है यानी कि इनडायरेक्ट होता है, तो उसमें जाइगोट से विकास होकर एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट संरचना विकसित होती है, जिसे हम लार्वा कहते हैं। अलग अलग जंतुओं में उसका अलग अलग नाम होता है, जैसे फ्रॉग में टेडपोल लार्वा। तो अलग अलग जगह पर जो जंतुओं में लार्वा विकसित होते हैं, तो लार्वा में अनेक परिवर्तन होते हैं अब, और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वो अब एक एडल्ट में और वयस्क अवस्था में परिवर्तित होता है। और वो सारे चेंजेस जो लार्वा को एडल्ट में परिवर्तित करते हैं, हम उन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो इसमें रेट्रोग्रेसिव होती है, रेट्रो माने रिवर्स होता है। नॉर्मली जो कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, वो प्रोग्रेसिव टाइप की होती है। प्रोग्रेसिव में मतलब क्या होगा, सिंपल लार्वा से जो वयस्क बनेगा वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, जटिल लार्वा से कॉम्प्लेक्स वयस्क बनता है, जटिल लार्वा से कॉम्प्लेक्स वयस्क बनता है। तो इनमें ट्यूनिसिन नामक सब्सटेंस की कवरिंग प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड केवल टेल अवस्था में प्रेजेंट होती है। जितने भी मैक्सिमम कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं केवल लार्वल अवस्था में पाए जाते हैं, एडल्ट अवस्था में कॉर्डेट कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको ट्रू कॉर्डेट्स नहीं पाए जाते। पहले ट्रू कॉर्डेट्स जिनमें सभी कॉर्डेट कैरेक्टर पाए जाते हैं वो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं। इनमें डॉर्सल हॉलो, इसमें नर्व कॉर्ड पाई जाती है पूरी बॉडी में, नोटोकॉर्ड पाई जाती है पूरी बॉडी में। नोटोकॉर्ड लार्वल अवस्था के साथ साथ एडल्ट अवस्था में भी पाई जाती है। तो इसीलिए ये पहले ऐसे कॉर्डेट हैं जिनमें कॉर्डेट के समस्त लक्षण उपस्थित होते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी और बाद में भी, यानी कि वयस्क अवस्था में भी और एम्ब्रियोनिक। तो ये पहले कॉर्डेट्स हैं जिनमें कॉर्डेट्स के सभी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। लेकिन नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित नहीं होता, नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है, नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है, पूरी बॉडी में पाई जाती है। इसमें केवल टेल में पाई जाती है और केवल लार्वल अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद जो यूकॉर्डेटा या क्रैनिएटा है, इनमें जो कैरेक्टर है इससे लगभग अपोजिट होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स और आ जाते हैं इसमें, जैसे इसमें हेड सुविकसित हो जाता है। नर्व कॉर्ड कशेरुक दंड के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किसके रूप से, पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से कशेरुक दंड के द्वारा, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम इसमें बन जाती है। और स्कल प्रेजेंट होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, जॉज और जॉइंट अपेंडेजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और जो इनमें जो श्वसन होता है वो गिल्स अथवा लंग से होने लगता है, यहाँ पर केवल गिल्स से होता था। अब जो इसमें इससे एडवांस कैरेक्टर नज़र आए कि इसमें ब्रेन नहीं था, इसमें ब्रेन प्रेजेंट हो गया, ब्रेन का विकास हो गया, ब्रेन है तो स्कल भी बना इसके ऊपर। इनमें केवल नोटोकॉर्ड पाई जाती थी, इसमें अब नोटोकॉर्ड पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। नर्व कॉर्ड कशेरुक दंड के अंदर होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, सुरक्षित रहती है और एक हेड यानी कि शीर्ष का निर्माण हो जाता है। अब इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एग्नेथा में और नेथोस्टोमेटा में। ए माने क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेथो वर्ड यहाँ पर जॉ के लिए लगाते हैं, जबड़ों के लिए। तो ए माने क्या होता है, एब्सेंट, अनुपस्थित, जॉज। तो सबसे पहले इनमें जॉज अनुपस्थित होते हैं और जोड़ीदार उपांग भी नहीं होते, यानी कि जो बाहर निकली हुई संरचनाएं होती है वो नहीं होती। नोटोकॉर्ड इनमें बरकरार रहती है और अल्प विकसित वर्टिब्रेई होते हैं। कशेरुक दंड की जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उन्हें हम वर्टिब्रेई बोलते हैं। तो
इनमें नोटोकॉर्ड अभी भी बरकरार है और साथ में वर्टिब्रेई का विकास होने लगा है, लेकिन वो कैसी है, अल्प विकसित। यहाँ तो वर्टिब्रल कॉलम था ही नहीं, वर्टिब्रेई थी ही नहीं। वर्टिब्रल कॉलम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेई कहते हैं। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड परसिस्ट था, यहाँ पर भी परसिस्ट है, बरकरार है, लेकिन यहाँ पर अल्प विकसित वर्टिब्रेई अब विकसित होने लगी है, लेकिन यहाँ पर कोई वर्टिब्रेई नहीं था। मुख कीप के आकार का होता है, यानी कि फनल शेप्ड होता है, और वो सक्टोरियल होता है, चूषक होता है। सक्टोरियल होता है, चूषक होता है, अर्थात वो चूसने का काम करता है, क्योंकि ये सामान्यतः परजीवी होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी से ब्लड सक करने का काम करते हैं। युग्मित फिन्स और जनन डक्ट्स अनुपस्थित होती हैं। आगे फिन्स हो सकती हैं, मछलियों में, पाइसिस में फिन्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें युग्मित फिन्स नहीं पाए जाते कभी भी। और जनन डक्ट अनुपस्थित होती है, यानी कि गोनेट से डक्ट नहीं निकलती। जो गैमीट्स होते हैं वो डायरेक्ट रिलीज होंगे, अर्थात गैमीट की सहायता से ट्रांसपोर्ट नहीं होते। आंतरिक कर्ण यानी कि इंटरनल ईयर में 2 अर्धकर गोलाकार कैनाल्स होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, और 2 पार्श्व आंखें होती हैं। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा माध्यमिक यानी कि मीडियन पीनियल आई भी उपस्थित होती है। तो इससे विकास हुआ है कि इसमें जोड़ीदार उपांग अभी अनुपस्थित है, जबड़े भी नहीं है, लेकिन नोटोकॉर्ड के साथ साथ पहला जो इसमें विकासीय लक्षण इनसे नजर आ रहा है वो अल्प विकसित वर्टिब्रेई की उपस्थिति हो गई है इनमें। और इनमें जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं कान में वो 2 होती हैं, पार्श्व आंखों के साथ साथ एक मीडियन पीनियल आई भी उपस्थित होती है। युग्मित फिन्स और जनन डक्ट्स अनुपस्थित होते हैं। माउथ जो होता है वो कीप के आकार का और सक्टोरियल होता है, चूषक में चूसने में सहायता करता है सब्सटेंसेस को, चूँकि ये सामान्यतः बाह्य परजीवी होते हैं। इसमें जो आपको केवल साइक्लोस्टोमेटा पढ़ना है। अब जो नेथोस्टोमेटा है, तो नेथो वर्ड किसके लिए लगाते हैं, जॉस के लिए, स्टोमा मतलब माउथ के लिए, तो एटा मतलब बियरिंग, यानी कि जिनके माउथ में जबड़े उपस्थित होते हैं। तो पहला कैरेक्टर इसका क्या है कि इनमें जबड़े उपस्थित होते हैं। मुख गोल नहीं होता, इनमें गोल था, सर्कुलर था, और सुविकसित वर्टिब्रेई प्रेजेंट है। इनमें अल्प विकसित वर्टिब्रेई प्रेजेंट थी। अब इसमें और विकास होने के बाद अब इसमें सुविकसित वर्टिब्रेई बनी और पीनियल आईज इनमें अनुपस्थित होती है, अर्थात पीनियल आई केवल इनका ही लक्षण है। अब यहाँ पर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल थी, अब 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बन गई, अर्थात अब इनमें और विकास हो रहा है। श्वसन इनमें गिल्स से होता है, इनमें गिल्स और लंग्स दोनों से होने लगता है। किसी में गिल्स से होता है, किसी में लंग्स से होता है। हायर एनिमल्स में लंग्स से होता है, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, जो स्थलीय जीव होते हैं उनमें लंग्स से होता है, जो पानी में रहते हैं वो गिल्स से होता है। जंतु केवल एक लिंगी होते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और जननांग युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और जनन डक्ट्स की उपस्थिति होती है, जनन डक्ट्स में पाई जाती हैं। अब इसमें जो नेथोस्टोमेटाइस को 2 सुपर क्लासेस में बांटा गया है, सुपर क्लास स्पीसीज यानी कि अधिवर्ग पीसीज और अधिवर्ग चतुष्पाद यानी कि टेट्रापोडा। अब इसके जो प्रमुख लक्षण हैं सुपर क्लास स्पीसीज के, तो ये असमतापी होते हैं, पोइक्लोथर्मिक होते हैं, अर्थात इनकी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 2 कोष्ठ की होता है, और वो वीनस हार्ट कहलाता है। वीनस हार्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये हार्ट केवल वीनस ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है और डायरेक्ट गिल्स को प्योरिफिकेशन के लिए भेजता है, इसलिए इसको वीनस हार्ट बोलते हैं। एक इनमें लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। लेटरल लाइन सिस्टम विशेष संवेदी अंगों का एक सिस्टम होता है जो बॉडी की डॉर्सल साइड में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो वाइब्रेशंस को रिसीव करने का काम करता है, जो बॉडी में वाइब्रेशंस, जो पानी में वाइब्रेशंस होते हैं उनको पहचानने का काम करता है, उनको रिसीव करता है, और इसीलिए इनको आसपास के वातावरण के बारे में इनको जानकारी मिलती है।
तो ये असमतापी होते हैं। हार्ट टू चैम्बर और लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिन्स प्रेजेंट होती हैं चलन के लिए, गमन के लिए, यानी कि स्विमिंग के लिए। इसके अलावा जो अंतः कंकाल होता है वो कार्टिलेज का या बोन्स का बना होता है, हड्डियों का या पास्थि का बना होता है, अस्थियों का या उपास्थि का। और कार्टिलेज वाली फिश को कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं। बोन्स वाली को ऑस्ट्रिक्थीज बोलते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज बोलते हैं। इसके बाद बॉडी जो होती है इनकी लंबी पतली स्ट्रीमलाइन होती है, जिससे पानी में आसानी से स्विम कर सके। और जो पीसीज है इनमें जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो फिन्स की सहायता से होता है। स्विमिंग के लिए इसमें फिन्स प्रेजेंट होती हैं। अधिवर्ग चतुष्पाद यानी कि टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उभयचर यानी कि एम्फीबिया, सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया, एवीज यानी कि बर्ड्स और स्तनी यानी कि मैमल्स। जो इनके प्रमुख लक्षण हैं वो क्या है कि जो उभयचर के व्यक्ति हैं, जो जंतु हैं, ये जल तथा थल दोनों जगह रह सकते हैं, इसलिए इनका नाम है उभयचर, यानी कि जल प्लस स्थल दोनों पर रह सकते हैं। ये असमतापी होते हैं, ये भी असमतापी होते हैं, और ये दोनों समतापी होते हैं, ये भी समतापी होते हैं। इसके बाद जो इनमें हार्ट होता है, हृदय, वो 3 चैम्बर्ड होता है, अर्थात 3 कोष्ठक होते हैं। इसमें 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, इसमें 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें 3.5 चैम्बर्ड और अपूर्ण 4 कोष्ठकीय। इसमें 4 कोष्ठकीय, इसमें भी 4 कोष्ठकीय होता है। जो उभयचर की जो जंतु हैं इनमें जो बॉडी होती है उनमें ऐसी अनुकूलताएं पाई जाती हैं जिससे ये पानी और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। सामान्यतः इनमें जो ग्लैंड्स होती हैं वो स्लाइमी ग्लैंड्स हो सकती हैं, जो इनको स्लाइम सिक्रीट कर देती हैं। और जो सरीसृप इनमें जो नॉर्मली होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, अर्थात अंडज होते हैं, अर्थात एग देते हैं। ये भी अंडज होते हैं, ये भी अंडज होते हैं, और ये जरायुज होते हैं। सामान्यतः जरायुज, तो इसका एक ग्रुप को छोड़कर ये जरायुज होते हैं, अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं। और जो इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है उभयचरों में, ये एग्स को देखभाल करने के लिए अपने पास रखते हैं, उनको ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं जिनमें ये पास रह सकें एग्स के। और ये ऐसी जगह रिप्रोडक्शन करते हैं जहाँ पर जल सोर्स निकट हो, क्योंकि इनकी जो एग होते हैं वो बाहर पानी में अगर नहीं होंगे तो वो सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इनके जो एग्स होते हैं वो उन पर हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है दोनों पर, जिससे ये जो बाह्य वातावरण है, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, उसमें ये जो एग्स हैं इनके वो समाप्त ना हो, ख़राब ना हो। अब जो मैमल्स है, मैमल्स में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। इनमें जो होती है, इनमें कभी भी डेवलपमेंट हमेशा डायरेक्ट होता है, अर्थात इसमें कभी भी लार्वल अवस्था नहीं बनती। तो इसमें जो परिवर्धन होता है वो डायरेक्ट होता है, स्पष्ट होता है, बिल्कुल सीधा। ये सरीसृप वर्ग के जंतु जो होते हैं, जब ये चलते हैं तो इनकी जो बैली होती है, ये हिस्सा जो होता है बैली, ये बैली जो होती है इनकी शरीर पर, इनकी ज़मीन पर या किसी भी सरफेस पर जब ये चलते हैं तो वो चलती है, और तो चलते समय वो बैली इनसे टकराती है सरफेस से। और जो एव्स हैं उनमें एक विशिष्ट बात क्या है
कि इनमें फोर लिम्स यानी कि आगे वाले जो पाद होते हैं, अग्रपाद, फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स में, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे वो उड़ने में सहायता करते हैं। एवीज में दूसरी खास बात क्या है कि इनमें अधिकांश बोन्स न्यूमैटिक होती हैं, अर्थात वो अंदर से खोखली होती हैं और वो ऊपर से उनमें डबल प्लास्टर होता है, जिससे उनको मजबूती मिलती है। न्यूमैटिक बोन अंदर से होने से क्या होगा कि उसके अंदर वेट कम हो जाए, क्योंकि उनको उड़ना है। उड़ने के लिए अनेक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जिसमें से एक अडेप्टेशन न्यूमैटिक बोन्स का भी है। न्यूमैटिक बोन्स अंदर से खोखली होती है, बाहर से मजबूती के लिए उसमें डबल प्लास्टर होता है। इनमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और बेहतर बनाते हैं, इसमें एयर स्टोर हो जाती है, ज़्यादा आती है। और इनमें डबल गैसियस एक्सचेंज, जब लंग्स में एयर जाती है तब भी, और जब लंग्स से एयर बाहर निकलती तब भी, दोनों में गैसियस एक्सचेंज होता है। इनमें जो बोन्स होती है, बोन्स के अंदर बोन मैरो अनुपस्थित होता है और एक विशेष संरचना बुर्सा ऑफ फैब्रिकस प्रेजेंट होता है बॉडी के पश्च भाग में, जो ब्लड सेल्स का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का एटसेट्रा का निर्माण करती है। हमारे में बोन मैरो उपस्थित होता है जो बोन के अंदर होता है, बड़ी बोन्स में होता है, जैसे रिब्स में होता है, वर्टिब्रेई में होता है, अन्य बोन्स में होता है। तो उसमें बोन मैरो का, तो बर्ड्स में बोन मैरो नहीं होता है, लेकिन मैमल्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। अब जो इनमें बाईपेडल लोकोमोशन होता है, क्योंकि अग्रपाद जो है वो तो रूपांतरित हो गए विंग्स में, लेकिन दो पैडल यानी कि दो पैरों से इनमें चलन होता है। अब जो स्तनी वर्ग के जंतु हैं उनमें जो विशिष्ट लक्षण क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं जो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, अल्फा केराटिन के बने होते हैं। और ये जो हेयर होते हैं वो इनके अलावा किसी में नहीं पाए जाते। इसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड्स, उनका नाम क्यों पड़ा है कि इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो बच्चों को पोषण देने के लिए उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो बच्चों को न्यूट्रिशन देने में, पोषण देने में सहायता करती हैं। इसके अलावा जो इनकी बॉडी है उसके अंदर जो सीलोम होती है वो यहाँ पर दो बराबर भाग, जो दो भागों में बटी होती है। एक मस्कुलर पोर्शन होता है, एक मस्कुलर संरचना होती है, एक पेशी संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम इसको दो भागों में डिवाइड करता है, ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी। और जो डायाफ्राम होता है वो कई चीज़ों में सहायता करता है। डायाफ्राम श्वसन में सहायता करता है, डिफेसिकेशन यानी कि जो फीसिस होती है यानी कि जो मल होता है, मल त्याग में हेल्प करता है, मल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। मिक्चुएशन यानी कि यूरिनेशन में सहायता करता है, यूरिन को बाहर निकालने में सहायता करता है। और पार्चुरेशन यानी कि जन्म, बर्थ यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है, यानी कि जो शिशु का जन्म होता है उसमें भी सहायता करता है। इसके अलावा जो मैमल्स होते हैं उन अधिकांश मैमल्स में ब्रेन में एक नर्वस बैंड उपस्थित होता है, इसे बोलते हैं कार्पस कैलोसम। और ये कार्पस कैलोसम मैमल्स में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। सभी मैमल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जरायुज होते हैं, लेकिन एक ग्रुप होता है प्रोथीरिया जो एग लेइंग होता है, अंडज होता है। और जो थीरिया ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। थीरिया में दो ग्रुप होते हैं, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में कंगारू, ओपोसम जैसे जीव आते हैं जो अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चे जन्म के बाद एक बैग में बंद रहते हैं, बैग में मदर के साथ रहते हैं, जैसे मार्सूपियम बोलते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है यूथीरिया, उसके अंदर सुविकसित बच्चे विकसित होते हैं, जैसे हम हैं, शेर है, एलिफेंट है। ये सब जितने जंतु हैं मैमल्स, ये सब स्वस्थ बच्चों को जन्म देते हैं, फुल्ली डेवलप्ड बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अलावा जो हार्ट है इनमें 4 चैम्बर्ड होता है। और जो स्पीच सेंटर है वो मैमल्स में डेवलप होता है, जिसके कारण हम बोल पाते हैं। जो ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, तो स्पीच सेंटर ह्यूमंस में डेवलप हुआ। और ह्यूमंस सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं स्तनधारियों में भी। और ये मैमल्स के विशिष्ट लक्षण होते हैं जो नॉर्मली किसी में उपस्थित नहीं होते। रिब्स प्रेजेंट होती हैं, तो रिब्स में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नज़र आता है, वर्टिब्रल कॉलम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नज़र आता है। सभी में क्लोज टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और
ये जो सभी जीव होते हैं ये क्लास एम्फीबिया से लेकर जैसे जैसे हम आगे चल रहे होते हैं ये और डेवलप होते चले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा डेवलप मैमल्स होते हैं, और मैमल्स में सबसे ज़्यादा डेवलप जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।